हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लेशियर्स। टॉपिक क्या है? एक्चुअली चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। चैप्टर 7 है एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी का। ग्लेशियर जो इसमें टॉपिक है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। अब ग्लेशियर जो अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स है जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाते हैं और डेवलप भी करते हैं, इवॉल्व भी होते हैं फिर वो लैंडफॉर्म्स, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने रनिंग वाटर से बारे में पढ़ लिया। रनिंग वाटर किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाता है, इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों बनाता है, दोनों के टाइप्स कितने होते हैं हमने पढ़ लिया। फिर हमने उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी पढ़ लिया, उसके भी लैंडफॉर्म्स हमने पढ़ लिया और कैसे कैसे वो लैंडफॉर्म्स इवॉल्व होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक आया था ग्लेशियर के बारे में, कि ग्लेशियर जो है वो भी जियोमॉर्फिक एजेंट है, ठीक है। अब जियोमॉर्फिक एजेंट है तो लैंडफॉर्म पे इंपैक्ट डालेगा, वो लैंडफॉर्म बनाएगा भी, इवॉल्व भी करेगा, इरोजन भी करेगा और डिपोजिशन भी होगा, ठीक है। इरोजन और डिपोजिशन एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर इरोजन हो रहा है कहीं पे तो वही कहीं पे डिपोजिशन भी होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर बेसिकली होता क्या है। ग्लेशियर कुछ नहीं है, सिर्फ एक मास ऑफ आइस है, एक बर्फ की चादर है जो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जमी हुई है, ठीक है। ये ग्लेशियर थोड़े थोड़े पिघलते रहते हैं हर साल फिर उतरे ही ये जम जाते हैं। ऐसा होना चाहिए जनरली, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ग्लेशियर जो है जितनी बर्फ पिघलती है उतनी ज्यादा बर्फ पड़ नहीं पाती, ठीक है। तो बोलते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने का मतलब ये नहीं है, ग्लेशियर पिघलते तो हर साल ही है, लेकिन जितने वो पिघलते हैं, सपोज कीजिए कोई ग्लेशियर है वो 10% उसने गर्मियों में पिघल गया, टेम्परेचर बढ़ता है तो उतना ही सेम अमाउंट का बर्फ जो वो अगले साल पड़ती है सर्दियों में, और वो फिर दोबारा बैलेंस हो जाता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते तो 10% है, लेकिन बर्फ अगली बार जब पड़ती है तो जो उनका दोबारा जो पड़ती है बर्फ वो 8% ही पड़ती है। समझ रहे हो, जितना पिघला उससे 20% कम। तो ग्लेशियर क्या हो रहा है, मतलब मैंने ज्यादा बड़ा एग्जांपल दे दिया, 8% नहीं, मतलब 1-2% का ही फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे, 2-4% का। तो ग्लेशियर धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, 20-30 साल हो गए होते होते ये सब चीजें। तो अब ग्लेशियर का वो इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर दिखने लगे, उनकी लाइन है। जैसे मान लीजिए ये दो पहाड़ है, इनके बीच में ये हमारा ग्लेशियर है, तो पहले इसकी अगर लाइन ये थी, अब वो लाइन ये हो गई है। अब वो ग्लेशियर पहले यहां पे था, अब वो यहां पे आ गया है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर जो, इसको बोलते हैं ग्लेशियर्स का पिघलना, ठीक है। ग्लेशियर कुछ नहीं होते हैं, ग्लेशियर नदी की तरह होते हैं, बर्फ की नदी की तरह। जैसे बर्फ की नदी होती है ना, पहाड़ों से पानी नीचे आता है, उसी तरीके ग्लेशियर भी पहाड़ों से नीचे आता है उसके स्लोप पे। इनकी जो मूवमेंट की जो फोर्स होती है वो ग्रेविटी होती है, ठीक है। ये सब आज हमें पढ़ना है। फिलहाल हम आ जाते हैं एनसीईआरटी क्या करिए। चलिए डेफिनेशन पहले तो, मासेस ऑफ आइस एयर शीट्स ओवर द लैंड, अभी ब्रैकेट वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ऑल लीनियर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन ब्रॉड ट्रफ लाइक वैलीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। देखिए मासेस ऑफ आइस और एयर शीट, एक चादर की तरह लैंड सरफेस पे जो ग्लेशियर होते हैं, या लीनियर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स इन ब्रॉड ट्रफ लाइक वैली, या फिर वैली के बीच में। ग्लेशियर दो तरीके के पाए जाते हैं, या तो लैंड के ऊपर ही बर्फ जमती रहती है। देखिए जो ठंडे एरियाज होते हैं, टुंड्रा या उससे ऊपर के जो रीजन है, उसमें क्या होता है कि वहां पे हर साल बर्फ पड़ती है, लेकिन वहां पे इंसोलेशन बहुत कम होती है, तो बर्फ पिघलती नहीं है। तो वहां पे हर साल धीरे 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 बर्फ की जो परत है वो बढ़ती जा रही है। जैसे अंटार्कटिका हो गया, हमारा आर्कटिक सर्कल के कुछ रीजन हो गए, ये सब हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं ग्लेशियर्स हैं, इनको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। ये प्लेन लैंड पे भी मिल सकते हैं। दूसरे टाइप का हमारा लैंड जो है वो क्या बोल रहा है, वो पहाड़ियों के बीच में जो वैली होती है, माउंटेन स्लोप्स पे या वैली होती है, वहां पे बर्फ इकट्ठी हो रही है गिर के, उसकी वजह से भी ग्लेशियर मिल जाते हैं। ये ज्यादातर हमारे हिमालय में मिलते हैं, या जो भी ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां पे मिलते हैं, उन पे भी ग्लेशियर बन जाते हैं। ये हमेशा थोड़ा बहुत स्लोप तो हर जगह होता ही है, तो ग्लेशियर स्लोप की वजह से मूव भी करते जाते हैं। अब आते हैं ब्रैकेट वाले पे, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, पिटमॉन ग्लेशियर, इफ अ वास्ट शीट ऑफ आइस स्प्रेड ओवर प्लेन्स एट द फुट ऑफ माउंटेन। मैंने क्या बताया, दो तरह के माउंटेन होते हैं। अगर लैंड पे हो रहा है, ग्लेशियर बन रहा है, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या पिटमॉन ग्लेशियर बोलते हैं। ये क्या होता है, एक आइस की शीट की तरह लैंड पे फैला होता है, जनरली माउंटेन के स्लोप पे जो एसोसिएटेड लैंड होती है वहां पे, ठीक है। माउंटेन का स्लोप है, उसके फुटहिल्स है, उसके आगे जो लैंड है। अरे यार माउंटेन से दूर तो बर्फ नहीं पड़ेगी ना, बहुत कम रीजन में पड़ती है माउंटेन से दूर तो बर्फ, है ना। तो ज्यादातर जनरली माउंटेन के फुटहिल्स पे
मिलते हैं, या कहीं और भी मिल सकता है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं, जैसे अंटार्कटिका हो गया हमारा, ठीक है, प्लेन्स पे होते हैं वो, और फुट ऑफ माउंटेन पे होते हैं, तो वहां पे बर्फ जमती रहती है, इंसोलेशन उतना होता नहीं, पिघलती कम है, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। दूसरे टाइप का क्या बोल रहा है, लीनियर फ्लो डाउन, माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स, इनको माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। मास ऑफ आइस एज शीट ओवर द लैंड, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंटल पिडमोंट ग्लेशियर इफ ए वास्ट शीट ऑफ आइस इज स्प्रेड ओवर द प्लेन्स एट द फुट ऑफ माउंटेन। अगर फुट ऑफ माउंटेन पे एक वास्ट शीट ऑफ आइस फैली हुई है तो उसको हम पिडमोंट या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, और लीनियर फ्लोज, लंबाई में नीचे जा रहा है ग्लेशियर पहाड़ से, फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के स्लोप से नीचे लंबाई में बह रहा है। अरे है ना, ये माउंटेन है, इसके स्लोप पे यहां पे ग्लेशियर है, यहां पे एक और माउंटेन है, यहां पे ग्लेशियर है, ये इस तरीके का है ना। यहां इसको क्या बोलेंगे, माउंटेन स्लोप पे होता है या वैली में जो पाया जाता है उसको हम माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर बोलते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो प्लेन सरफेस पे मिलेगा, जनरली माउंटेन फुटहिल्स पे मिलता है, और जो माउंटेन्स के स्लोप पे मिलेगा या वैली स्लोप फ्लोर पे मिलेगा उसको हम माउंटेन या वैली ग्लेशियर बोलेंगे। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ पेचीदा इसमें है नहीं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया आई गेस। अब हम आ जाते हैं इसकी मूवमेंट पे। मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट स्लो अनलाइक वाटर। पानी जब पहाड़ से नीचे आता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे मूवमेंट बहुत स्लो होती है। इनफैक्ट इसमें मूवमेंट होती ही नहीं है। पहाड़ के स्लोप है, यहां पे आके बर्फ गिर गई, वो चिपकी रहेगी, बट वो धीरे धीरे नीचे खिसकती है ग्रेविटी की वजह से। अदरवाइज इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। होती हर जगह ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट है, स्लोप में भी ग्रेविटी की वजह से ही है। तो क्या होता है कि बहुत स्लो होती है क्योंकि बर्फ उतनी ज्यादा क्या नहीं होती, बर्फ इज ए सॉलिड है, तो वो उतनी ज्यादा फ्लूइडिक नहीं होती, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, विस्कोसिटी तो नहीं कहेंगे, विस्कोसिटी अलग चीज होगी, लेकिन वो रिजिड होती है, वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, तो वो नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर पाती पानी की तरह। ये तो सबको पता ही है ना। आप एक गिलास पानी गिराइए कहीं पे, पानी आगे की तरफ बहने लगेगा, स्लोप नहीं भी होगा फ्लोर पे तब भी थोड़ा फैलेगा, और वहीं एक थोड़ा सा बर्फ गिरा दीजिए, बर्फ अपनी जगह चिपक जाएगा। तो वो यहाँ पे तो बहुत स्लो मूवमेंट होती है इसकी, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। स्लो मूवमेंट कुड बी ए फ्यू सेंटीमीटर्स टू ए फ्यू मीटर्स ए डे। एक दिन में कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर ही हो पाती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और इवन लेस और लेस, इससे थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए कहीं 1 मीटर हो रही, कहीं 2 मीटर हो जाएगी, कहीं 3 मीटर हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं होती। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, इतना ही फर्क पड़ता है। अब क्या कह रहा है, कोज ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट होती क्यों है, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। ग्रेविटी ही काम कर रही है, स्लोप ग्रेडियंट है, स्लोप है तो ग्रेविटी काम करेगी, नीचे तरफ खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो ये हम करते हैं। अब आ जाते हैं ये इरोजन कैसे करेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ग्लेशियर्स के। देखिए अब ग्लेशियर्स अगर मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है, तो इरोजन तो होगा, डेफिनेट सी बात है। लेकिन ग्लेशियर्स जो इरोजन करते हैं, वो इरोजन जो नदियां इरोजन करती हैं, रिवर्स के थ्रू जो इरोजन होता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। रिवर की बहुत तेज चलती है, लेकिन वो साइड्स में, ऑब्वियसली बात है, जब कोई रिवर फ्लो करेगी या ग्लेशियर भी फ्लो करेगा तो इरोजन 2 जगह पे होता है, या तो साइड्स में होगा या फ्लोर पे होगा। ये देखो, ये हमारी नदी है, इसमें पानी बह रहा है, तो पानी ऊपर तो इरोड नहीं कर सकता ना, ऊपर तो खुला आसमान है, ऑब्वियसली बात है, वो या तो साइड्स में करेगा या फिर फ्लोर पे करेगा, है ना। वही ग्लेशियर का है हमारा। ग्लेशियर भी अगर किसी वैली में है या कहीं भी है, मान लीजिए इसमें है, यहाँ पे ग्लेशियर है हमारा, ये हमारा ग्लेशियर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसे, तो वो भी साइड्स में करेगा या वैली में करेगा, ऐसे ही होगा, है ना, ठीक है। लेकिन जो नदियां इरोजन करती हैं, क्योंकि पानी बहुत सॉफ्ट, पानी उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगाता, पानी में वेट उतना ज्यादा नहीं होता, है ना, तो क्या होगा, पानी जैसे इकट्ठा होगा तुरंत बहने लगेगा, तो वेट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, तो क्या होगा, पानी इरोजन बहुत धीरे धीरे करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ग्लेशियर जो होते हैं वो, क्योंकि वो एक के ऊपर एक बर्फ की लेयर जमती रहती है, तो उनका वेट नीचे एक्यूमुलेट होता रहता है, और फिर वो मूवमेंट करेगा। अरे सादी सीधी बात है, एक साइकिल आपको 50 की स्पीड पे टक्कर मारती है तब आपको जरा चोट लगेगी, या ट्रक आपको 20 की स्पीड पे टक्कर मारेगा तब जरा चोट लगेगी। अब आप खुद सोच लो, है ना, ट्रक तो उड़ा ही देगा, टायर के नीचे आ जाओगे, मर जाओगे।
तो वही बात है कि ग्लेशियर की स्पीड भले ही कम हो, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा होता है कि उसका जो इरोजन होता है बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस होता है। कैसे? देखिए, ट्रिमेंडस इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रिमेंडस इन कंपैरिजन ऑफ अदर जियोमॉर्फिक एजेंट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कोज बाय शेयर वेट ऑफ द आइस। आइस का जो वेट है वो जो फ्रिक्शन करेगा तो क्या होगा यार। आप एक काम कीजिए, एक पत्थर लीजिए छोटा सा और उसको छोटा सा कंकर लीजिए, उसको यहां पे करिए, दीवार पे ऐसे रब कीजिए तो निशान पड़ जाएगा छोटा सा। लेकिन आप बड़ा पत्थर लीजिए और उसको ऐसे कीजिए, दीवार पर रगड़िए, तो कितना बड़ा निशान पड़ेगा, है ना। भले ही आप कम स्पीड से क्यों ना करें, लेकिन निशान बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत सारा मैटर जो प्लग हो जाएगा। तो वही ग्लेशियर के साथ हो रहा है। ग्लेशियर बिकॉज क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है, वेट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसका एक्यूमुलेट हो चुका है वेट, तो इस वजह से क्या, वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा मैटर प्लग हो जाता है, पूरे का पूरा पत्थर ही प्लग हो जाता है और वो दिखता भी नहीं, बर्फ के अंदर ही घुस जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैटेरियल प्लग बाय ग्लेशियर। अब कैसा मैटेरियल प्लग होता है? ट्रिमेंडस इरोजन तो होगा, हो गया, लेकिन मैटेरियल किस तरीके का निकालेगा ग्लेशियर? द मैटेरियल्स प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर है तो लैंड के ऊपर ही, तो जो मैटेरियल है यूजुअली लार्ज साइज एंगुलर ब्लॉक्स एंड फ्रेगमेंट्स। अरे जो पत्थर है जो ऊपर से प्लेन होगा उसको तो नहीं निकालेगा, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ एंगुलर होगा, कुछ मूवमेंट, मतलब थोड़ा रफ सरफेस होगा, उसको तो निकालेगा ना, वो फ्रिक्शन तभी तो बन पाएगा। तो यूजुअली बड़े साइज के एंगुलर रॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं या उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको ग्लेशियर अपने साथ ले जाता है फ्रिक्शन करके। ठीक है, गेट ड्रैग्ड, वो ड्रैग हो जाते हैं अलोंग द फ्लोर्स, अलोंग द फ्लोर्स। देखिए ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इरोजन करता है, बहुत सारा मटेरियल अपने साथ लेके नीचे आता है जब आता है। ठीक है, वो अलग बात है कि मान लीजिए ग्लेशियर यहां पे, ये हमारा ग्लेशियर है, इसको नीचे आने में लग जाएंगे कई साल, ये पॉइंट से जो पत्थर है उसको नीचे आने में यहां तक कई साल लग जाएंगे, लेकिन यहां पे जो पत्थर होंगे बहुत बड़े बड़े होंगे, जब वो आएंगे तो एकदम से लगेगा इतना सारा मलबा कैसे आ गया। ठीक है, एकदम से तो नहीं, पर आता है तो बहुत ज्यादा इरोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलोंग द फ्लोर्स एंड स्टीप एंड साइड्स ऑफ वैलीज। कहां से ड्रैग करेगा वो, कहां से ड्रैग करेगा पत्थरों को? फ्लोर से और स्टीप साइड्स ऑफ वैलीज से, मैंने बता दिया आपको। एंड कॉज ग्रेट डैमेज थ्रू एब्रेशन और प्लकिंग, और एब्रेशन और प्लकिंग की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। प्लकिंग मतलब किसी चीज को उखाड़ देना अपनी जगह से। एब्रेशन मैंने आपको बताया था, ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, इस पे अगर कोई मान लीजिए कण, कोई पार्टिकल आया डस्ट का या मिट्टी का, और बार बार आते रहेंगे, रोज दिन में हजारों लाखों पार्टिकल आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, इसकी वजह से यहाँ पे एक इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा इसी जगह पे। ठीक है, वही ग्लेशियर के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो पत्थर बहुत मोटे मोटे हैं, तो इसलिए एब्रेजन में बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डैमेज इंटेंसिटी। अब ग्लेशियर डैमेज बहुत ज्यादा कर देते हैं वैलीज में अपनी। कैसे? ग्लेशियर कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज इवन टू अनवेदर्ड रॉक्स। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी जो गागर में सागर है, एनसीईआरटी गागर में सागर है, ये बात ध्यान रखना। इस एक लाइन में एनसीईआरटी कितनी सारी बातें बोल दी। ग्लेशियर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज इवन टू अनवेदर्ड रॉक्स। ग्लेशियर जो है वो अनवेदर्ड रॉक्स में भी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं। इसका मतलब रिवर्स जो होती हैं वो अनवेदरिंग नहीं करती, वो इरोजन कर रही है जनरली। तो रिवर्स जो होंगी, अगर वेदरिंग भी होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, हमने पहले पढ़ रखा है। यहां पे क्या बोला इसने, देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट वाला अनवेदर्ड वाला। मैंने आपको बता दिया, हमने वेदरिंग पढ़ा था कि वेदरिंग जो होती है वो इरोजन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अगर वेदरिंग भी हो रही है और इरोजन दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है सरफेस को। लेकिन अगर दोनों में सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है, अगर सिर्फ इरोजन हो रहा है तो उतना डैमेज नहीं होगा। यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि वेदरिंग ना भी हो तब भी इरोजन बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है अगर ग्लेशियर्स कर रहे हैं तो। समझ आ गया? 3-4 टॉपिक बता दिए इसने, पहले वाले सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए। ये भी रिवाइज हो गया है कि नदियां सिर्फ इरोजन करती है जनरली। ये भी हो गया है कि अगर वेदरिंग और इरोजन एक साथ हो रहे हैं तो डैमेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मेटेरियल प्लग निकल जाता है एकदम से, है ना। और ये भी बता दिया कि ग्लेशियर जो, क्योंकि मैटेरियल जो अनवेदर्ड है तो बहुत ज्यादा डैमेज, तो भी बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। समझ गए? चलिए, एंड कैन रिड्यूस हाउ माउंटेन्स इनटू लो हिल्स एंड प्लेन। और वैसी बात है, इरोजन बार बार होता रहेगा तो हाउ माउंटेन जो साइड से निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, नीचे आते रहेगा, तो थोड़ा टाइम बाद तो प्लेन्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा और छोटे छोटे हिल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। अब अगला पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, ये अगले पार्ट में बोल रहा है ग्लेशियर, यही इसके इरोजन मूवमेंट के बारे में बता रहा है ग्लेशियर के, तो जल्दी से बोर्ड पढ़ लेते हैं।
एक लास्ट लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में, वो और देख लेते हैं। ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव, ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, हर साल बर्फ गिरती रहेगी, मास होता रहेगा, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, तो मूवमेंट तो होती रहती है उसमें, ठीक है। डेब्रिस गेट्स रिमूव, डेब्रिस जो वैली से रिमूव होता रहेगा और वैली के नीचे इकट्ठा होता रहेगा, है ना। डिवाइड्स गेट लोवर्ड, दो वैलीज है, उनके नीचे का जो उसका जहां पे ग्लेशियर है, क्योंकि इरोजन तो हो रहा है, जो भी रफ सरफेस है, रफ रॉक्स है, उनको ग्लेशियर जो अपने मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से उनको प्लग कर रहा है। जब प्लग कर रहा है तो फिर दोबारा रफ सरफेस बन जा रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो फिर दोबारा प्लगिंग हो रही है ना। तो उसके बाद एंड इवेंचुअली स्लोप इज रिड्यूस, और स्लोप जो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही नदी में होता है ना, यही यहां पे हो रहा है। टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज्यादा कम हो जाएगा स्लोप धीरे धीरे, बहुत हजारों सालों में, कि ग्लेशियर्स विल स्टॉप लिविंग, ग्लेशियर विल स्टॉप, ग्लेशियर जो मूवमेंट उनकी रुक जाएगी, लिविंग ओनली मास ऑफ लो हिल्स, और वहां पे जो पहाड़ जो पहले बड़े बड़े थे वो छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उनका इरोजन हो चुका है सारा। साइड से जब होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना, साइड से इरोजन होगा, ग्लेशियर की जो विड्थ बढ़ती रहेगी तो और ज्यादा इरोड करेगा, फिर मटेरियल निकलेगा, फिर उसको जगह मिलेगी, और ज्यादा बढ़ेगा, फिर और ज्यादा प्लगिंग होगी। इस तरीके से क्या होता है कि ग्लेशियर हिल्स जो छोटे छोटे हो जाएंगे और वास्ट आउटसोर्स प्लेन अलोंग विद द डिपोजिशनल फीचर्स, और वहां पे फिर पहाड़ों की जगह छोटे छोटे पहाड़ बचेंगे, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स बच जाएंगे, जहां पे कि डिपोजिशनल फीचर्स भी होंगे। क्यों होंगे? अरे जो सब इरोड किया है वो कहीं इकट्ठा भी तो होगा नीचे आकर के। तो ये कह रहा है कि अब हमें इरोजनल फीचर्स तो पढ़ने ही है, अब हमें डिपोजिशनल फीचर्स भी पढ़ेंगे उसके, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर्स का जो टॉपिक है खत्म हो गया, ग्लेशियर खत्म हो गया ग्लेशियर के बारे में। अब ग्लेशियर जो लैंडफॉर्म बनाता है, दो तरीके के लैंडफॉर्म बनाता है, इरोजनल और डिपोजिशनल, ये हमें पढ़ने हैं। इरोजनल में क्या क्या है? इरोजनल में पहला किर्क है, हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजिज है, उसके बाद ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स है। फिर डिपोजिशन में क्या है? मोरेन्स है, एस्कर्स है, आउटवाश प्लेन है, ड्रमलिन्स है, उसके बाद फिर विंड एंड करंट आ जाएगा। चलिए कोई भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो किर्क्स के बारे में होगी, CIRQUE, किर्क्स, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक आपको एक वीडियो देखिए बार बार, कुछ समझ नहीं आया है, कोई टॉपिक ऐसा जो समझ नहीं आ पा रहा आपको, तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।